हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं अभी वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी बीए चैप्टर 7 नियंत्रण यानी कंट्रोल। हम व्यवसाय क्यों शुरू करते हैं? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जब उद्देश्य किसी चीज़ का प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयोजन बनाना पड़ता है। अब आयोजन में कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, कई ऐसे व्यवसाय में खामियां हो जाती है, तो उनके लिए हमें उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। यह हमने इसमें पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके आयोजन के लक्षण, यानी आयोजन के साथ संबंध, प्रत्येक स्तर का कार्य है, यानी उसके 3 स्तर मैंने आपको बताए थे, उच्च, मध्य एंड निम्न। 3 स्तर हमारे, तो तीनों में ही कार्य किस प्रकार से किया जाता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर चौथा पॉइंट था हमारा संचालन का अंतिम कार्य, यानी उसका आखिर में का क्या कार्य होता है, यानी सभी कार्यों को देखरेख करने का काम होता है। और भविष्य के साथ संबंध, आने वाले समय के लिए ही व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। फिर था रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी उसकी रचना बनाई जाती है पहले, उसके बाद में उस पर मार्गदर्शन दिया जाता है और मार्गदर्शन के साथ ही उस पर नियंत्रण किया जाता है। ये 6 पॉइंट थे हमारे। और सातवां आज हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रक्रिया, यानी व्यवसाय की आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रिया, यानी जो व्यवसाय के अंतर्गत, जो कंपनी के अंतर्गत जो होती है नियंत्रण, और वो कब होती है? आंतरिक, यानी अंदर, कंपनी के अंदर अगर कोई खामियां हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो उन पर कंट्रोल यानी नियंत्रण चलाया जाता है। वो प्रक्रिया होती है आंतरिक, यानी कंपनी के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया। इकाई की विविध प्रक्रिया, जैसे कि उत्पादन। अब इकाई है तो उसमें कंपनी है, तो हम उसमें क्या करते हैं? विविध प्रकार के कार्य होते हैं उसमें, एक तो काम होता नहीं, उसमें उत्पादन भी होता है, फिर विक्रय, क्रय विक्रय की बातें, वित्त, हिसाब तथा कर्मचारी की कार्य पद्धति के साथ नियंत्रण। अब इकाई है, उसमें विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, जिसमें होता है कि उत्पादन क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। जब उत्पादन हो जाएगा तो उसको बेचना कैसे होगा, कई वस्तु कच्चे माल वगैरह है तो उसको खरीदेंगे किस प्रकार से। वित्त यानी लेन देन संबंधी, बेचने संबंधी, वित्त यानी पैसे की बातें। फिर उसके हिसाब रखना, यानी किस प्रकार से सामान, कितना माल आया है, कितना माल तैयार हुआ, कितना बेच रहे हैं, उसका हिसाब वगैरह रखना। कर्मचारी की कार्य पद्धति, कर्मचारी लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इन सब के साथ नियंत्रण की पद्धति को भी मोल लिया जाता है। यानी इन सारी, जो उत्पादन से लेके विनय विक्रय से क्रय, व्यय, हिसाब, कर्मचारी पर नियंत्रण कार्य, कर्मचारी क्या कार्य, इन सब की चीज़ों को जब आराम से देख लिया जाता है कि किस प्रकार इनका काम हो रहा है। अगर इनमें कहीं पे भी कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उन पर फिर नियंत्रण लगाया जाता है। एक बार सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद जिसके कारण इन कार्यों पर अंकुश रखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी कार्य अगर सही नहीं हो रहा है, तो उस पर फिर अंकुश यानी रोक लगा दी जाती है, यानी नियंत्रण लगाएंगे। फिर जो खामियां हैं उन्हें पूरा किया जाता है। जबकि बाह्य प्रक्रिया, ये तो कौन सी थी? आंतरिक, जो कंपनी के अंतर्गत, जो व्यापारिक के अंतर्गत, इकाई के अंतर्गत आंतरिक होने वाली होती है वो। और बाह्य, जबकि बाह्य प्रक्रिया जैसे सरकार की नीति में परिवर्तन। अब सरकार ने कोई नीति नियम बना रखे हैं, उसमें कोई परिवर्तन करता है तो सरकार का काम कौन का? कंपनी के बाहर का। तो ये सब बाहरी प्रक्रियाएं कहलाती है। तेजी मंदी की स्थिति। अब तेजी मंदी अंदर, कंपनी के अंदर नहीं, बाहर अगर तेजी मंदी आती है तो उसका असर कंपनी के आंतरिक प्रक्रिया पर पड़ता है, लेकिन ये आया कहाँ? बाह्य प्रक्रिया में। लोगों की मनोवृत्ति के परिवर्तनों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लोग का मन है, लोग की मनोवृत्ति यानी काम करने के तरीके क्या, उनकी प्रकृति पर हम अंकुश कैसे लगा सकते हैं? ये बाहर के लोग हैं। अब बाहर के लोगों पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। उनका जो मन होगा वो परिवर्तन करते रहेंगे, जो मन होगा वो खरीदेंगे, बेचेंगे, यानी उनकी प्रवृत्तियों पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, हम रोक नहीं लगा सकते। इससे कहाँ लगा सकते हैं? जो व्यापार के अंतर्गत जो आंतरिक प्रक्रिया जो चल रही है, आंतरिक में जो काम हो रहे हैं, अगर उनमें कोई खामियां हो जाती है तो उसको हम बदल सकते हैं, ना कि बाह्य को।
8वां पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया। गतिशील यानी आगे की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया, यानी तेजी से बढ़ने वाली प्रक्रिया। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब आयोजन होता है तभी नियंत्रण होगा, जब नियंत्रण होगा तभी आयोजन होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कोई कमियां रह जाती है तो उसको रोक करके उसमें खामियों को पूरा करके, यानी आने वाले समय में ऐसा नहीं हो, उन खामियों को दूर किया जाता है। तो जहाँ नियंत्रण का कार्य होता है, नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ ही जुड़ा हुआ आता है। क्योंकि आयोजन क्या है हमारा, कंपनी को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं और नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। आयोजन और अंदाज पर आधारित सुझाई गई बौद्धिक प्रक्रिया। आयोजन किस पर है, एक अंदाजा लगाकर हम आयोजन कब बना रहे हैं, आने वाले समय के लिए। अब आने वाले समय का तो हमें कुछ भी नहीं पता, तो वो एक क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। हम तो आज बना रहे हैं, अब आने वाले समय के लिए बना रहे हैं, तो वो एक अंदाजा होता है, अनुमान लगाता है। उसके अनुसार ही हम उस पर आधारित रहकर ही अच्छा काम करने की सोचते हैं। और वही प्रक्रिया आयोजन की अलग अलग परिबलों के अनुमान बदले उसके अनुसार आयोजन के लक्षण में परिवर्तन हो। अब जैसे आने वाले समय हमने आयोजन तो बना दिया, लेकिन उनके लक्षण जब आने वाले समय में कुछ बदल जाते हैं, कुछ परिबल बदल जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने आयोजन बनाया है हमें उसमें भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर, कि हमारा लक्ष्य तो क्या है, कंपनी में लाभ को ही प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के देख करके ही फिर हमें आयोजन में परिवर्तन करना पड़ता है। उसके अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया में भी शीघ्रता से परिवर्तन किया जाता है। जब आयोजन में जब परिवर्तन होगा तो नेचुरल नियंत्रण में भी हमें उसी वक्त यानी शीघ्रता से परिवर्तन करना ज़रूरी होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम उत्पादन कर रहे हैं, सपोज कीजिए, तो अगर वो मार्केट में वो चल ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आने वाले आयोजन को देखते हुए उसको वहीं पे रोक देंगे, यानी नियंत्रण लगा देंगे, कंट्रोल कर देंगे, और दूसरा कुछ या उसमें चेंजेस ला करके हम उस काम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये था हमारा गतिशील यानी लगातार आगे की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया। 9 पॉइंट है हमारा व्यक्ति लक्ष्य प्रवृत्ति, यानी व्यक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो प्रवृत्ति की जाती है। नियंत्रण व्यक्तियों के द्वारा, यानी नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा, मशीन थोड़ी नियंत्रण करेगी, हम अपने काम को अच्छा बनाएंगे, रोकेंगे उसको, तो व्यक्तियों के द्वारा। व्यक्तियों के लिए, अब कर रहे किसके लिए नियंत्रण, अब कोई भी उत्पादन होता है तो काम में कौन लेता है, मशीनी यंत्र वगैरह काम में नहीं लेते, हम लोग लेते हैं, यानी व्यक्ति ही लेते हैं। तो नियंत्रण व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के लिए और व्यक्ति की प्रवृत्ति सुधारने के लिए की जाती है। यानी अगर काम किसी से खराब हुआ है तो वो भी व्यक्ति है, अगर किसी के लिए कर रहे हैं वो भी व्यक्ति है, और करने वाला भी व्यक्ति है। यानी ये जो भी मनोवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति है, हम व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति के द्वारा और व्यक्ति के लिए काम करते हैं। क्योंकि है तो ये तीनों व्यक्ति है ना, करने वाला भी वही है, किसी को चाहिए वही भी वही है, और अगर खामियां हैं तो सुधारने वाला भी व्यक्ति ही होता है। इसके केंद्र में व्यक्ति है, यानी अगर मनुष्य है, मानव है, तो व्यवसाय चलेगा, और मानव नहीं है तो व्यवसाय नहीं चलेगा। इसीलिए मानव को, व्यक्तियों को केंद्र पर रखा जाता है। नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों का किया जाता है। नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा किस पर किया जाता है, कर्मचारियों पर, क्योंकि काम करने वाला कौन है वहाँ पे, कर्मचारी कहने। तो नियंत्रण भी किस पे लगेगा, कर्मचारी वर्ग पर ही लगता है। प्रत्येक प्रवृत्तियों के द्वारा, कार्य कर्मचारी के द्वारा किए जाते हैं। कोई सा भी काम हो, कोई सी भी प्रवृत्ति हो, करने वाला कौन है, व्यक्ति है। यानी कर्मचारी के द्वारा ही काम किया जाता है। मशीनरी कितनी हो, और तो मनुष्य ही करेगा ना, यानी जो भी काम सही होगा या गलत होगा, व्यक्ति के द्वारा ही किया जाने वाला कार्य होगा। और अगर उस पर नियंत्रण लगा के उसको सुधारा जाता है, अच्छा बनाया जाता है, तो भी काम व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। जो भूले तो विचलन मिलते हैं, यानी जो भूल से हो गया या जो कमियां हो गई, गलती से हो गया,
वो भी व्यक्ति से ही होती है। यानी जो भी, अगर हम मान लीजिए हमारे से कोई गलती है, हम काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हो जाएगी तो गलती तो हम ही हैं, इंसान है। यानी गलती भी किससे होगी? हम ही व्यक्ति लोगों से होगी, और उनकी जो कमियां हैं, जो भूल है, वो भी व्यक्ति ही इसकी सुधारते हैं। इस तरह अंकुश एक व्यक्ति लक्ष्य प्रवृत्ति, यानी अंकुश लगा तो किस पे लगा? व्यक्तियों पर लगा, और लगाने वाला भी कौन है? व्यक्ति ही है। यानी व्यक्ति लक्ष्य प्रवृत्ति व्यक्ति के, और ये लगाने क्यों है? व्यक्ति के लक्ष्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके कि व्यक्तियों का लक्ष्य क्या है, इसमें अच्छा काम करने का है। उनका लक्ष्य है अधिक से अधिक सभी लोगों को फायदा प्राप्त हो। लास्ट पॉइंट है 10वां, नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। जो नियंत्रण जो लगाया जाता है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, यानी कोई सा भी हो सकता है। इकाई में व्यवस्थापन और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में नियंत्रण की व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में स्थापित की जाती है। यानी जब व्यवस्था और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में अगर उत्पादन किया जाता है, कोई कंपनी की व्यवस्था ऐसी है कि उत्पादन किया जा रहा है मान लीजिए, तो उस पर जब नियंत्रण लगाया जाता है तो वो औपचारिक स्वरूप पे लगाया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई खामियां हो जाती है तभी वो लगाया जा रहा है ना, उनकी सुधारना है, उनको जो विचलन है, जो खामियां हैं, जो भूल हुई है, उन सबको सुधारना है, यानी औपचारिक स्वरूप पे स्थापित होता है। परंतु समय बीतने पर, यानी समय जब निकल गया, मान लीजिए आगे की ओर हम बढ़ गए, अनौपचारिक स्वरूप की नियंत्रण व्यवस्था विकसित हो जाती है। उस समय क्या, जब कोई नियंत्रण लगाया जाता है तो वो तो औपचारिक हो गया, लेकिन समय व्यतीत होने के बाद अगर कोई काम किया जाता है, नियंत्रण लगाया जाएगा, तो वो फिर अनौपचारिक प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे बोल ही देते ना कर्मचारी, भाई आपको यही काम करवाना था, यहीं पे रुकवाना था, तो आप पहले ही बोल देते। आने वाले आप समय व्यतीत क्यों करें, हमारा काम खराब क्यों करें? क्योंकि ये एक समय व्यतीत होता है और समय का नष्ट भी होता है। ऐसी अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था कई बार अधिक प्रभावशाली सिद्ध भी हो जाती है। यानी कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा सही भी हो जाती है। कारण उसका कि हो सकता है वो वापस से वही वस्तु का उत्पादन चलने लग जाए। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट लक्ष्य, यानी नियंत्रण के जो लक्षण है वो 10 पॉइंट के। अब हम इसका पढ़ेंगे महत्व, यानी नियंत्रण का महत्व क्या होता है, नियंत्रण लगाना क्यों आवश्यक है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, महत्व क्या है इसका। नियंत्रण संचालन का एक महत्वपूर्ण सोपान है। ये बात तो सही है कि नियंत्रण, अभी मान लीजिए आप रोज रोज बाहर जाओगे, घर वाले नियंत्रण नहीं रखेंगे, आप पे कंट्रोल नहीं लगाओगे, तो आप बिगड़ जाओगे। अब आपको कई बार खराब दोस्तों की संगत से बचाने के लिए भी घर पे कंट्रोल लगाया जाता है। सेम वही चीज़ होती है, क्यों? क्योंकि आप सुधरे हुए अच्छे बच्चे हो तो अच्छे ही रहो। वही सब चीज़ें इन सब व्यवसाय में भी हो जाता है कि जब कोई वस्तु, अगर मान लीजिए कोई वस्तु सही नहीं हो रही है, किसी कारण से कोई खामियां रह जाती है, तो उस पर नियंत्रण लगा करके उसको अच्छी वस्तु बनाने का प्रयास किया जाता है। संचालन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर संचालन ने क्या उद्देश्य रखा है कि अपने जो व्यवसायिक इकाई है उसको अधिक से अधिक विकसित किया जाए, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो और काफ़ी उसका विस्तार, कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तार में हो। इन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालक क्या करता है? संचालक इकाई पर नियंत्रण लगाता है ताकि हमारे में कोई खामियां नजर नहीं आए, बल्कि वो खामियां खत्म हो जाए। नियंत्रण के बिना औद्योगिक इकाई सारथी बिना रथ जैसे मानी जाती है। नियंत्रण नहीं रखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र चलेगा नहीं चलेगा, वो कुछ समय बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से सारथी बिना रथ कब चलता है? जब रथ को चलाने वाला सारथी हो। अगर सारथी नहीं होगा तो रथ नहीं चल सकता, वो थोड़ी दूरी पे जाके वो गलत दिशा में चले जाएगा या फिर वो रुक जाएगा। इसीलिए नियंत्रण होना औद्योगिक इकाई में बहुत ज़रूरी है। इकाई की सभी प्रवृत्तियां निश्चितता की गई योजना, दी गई सूचना, निर्धारित गए सिद्धांत के अनुसार हो रही है। नियंत्रण क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी इकाई में जो भी प्रवृत्तियां हो रही है, जो भी काम किया जा रहा है, वो सही जो निश्चित की गई थी योजना उसके अनुसार ही हो रहा है, या फिर और जो उन्हें जो सूचनाएं दी गई थी, जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार हो रहा है, या इन सिद्धांत के, या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर सही है, चलो, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल भी
की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद क्या किया जाता है, कार्य नियंत्रण किया जाता है। वो काम कौन करता है, संचालक के माध्यम से ये कार्य होता है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य भूतकाल में हुई भूलों और कमियों को खोजकर उनका पुनरावर्तन रोकना है। नियंत्रण क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य ही क्या होता है, भविष्य में भूतकाल यानी जो जा चुका है समय हमारा, उसमें हमसे कोई कमियां रह गई है उत्पादन वस्तु में, या कोई क्योंकि माल नहीं उठ रहा है, दोबारा बिक रहा नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो जो हमारा पिछला टाइम जो जा चुका है, भूतकाल पास्ट, अगर उसमें हमसे कोई भूल रह गई थी या जो कमियां हैं, तो उनको जांच पड़ताल करके उन कमियों को निकाल करके उनको सुधारा जाता है। यानी उनमें जो भी कमियां थी उनको ख़त्म करने के बाद, ताकि दोबारा से वो ऐसा नहीं हो, इसीलिए उसको पुनरावर्तन करके नियंत्रण करके उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। यह काम किया जाता है नियंत्रण के माध्यम से। अब इसमें है पहला पॉइंट है, इसमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, यानी नियंत्रण का महत्व क्यों आवश्यक है, जो आप लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हो उसमें वो सहायक होता है। नियंत्रण के द्वारा इकाई में हुई भूल और कमियों को खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यानी व्यक्ति, हमारा काम क्या है, लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य कब प्राप्त होगा, जो है ना नियंत्रण के द्वारा जो भी इकाई में काम किया गया था उस पर नियंत्रण लगा करके जो भूल और कमियां रह गई थी, मान लीजिए उद्देश्य पूरा नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसका मतलब है कि जो उत्पादन में या जो इकाई में जो कर्मचारियों के द्वारा भूल और कमियां जो रह गई थी, उनको खोज करके जांच पड़ताल करके उनमें सुधारात्मक उपाय करके उन कमियों को हटाया जाए या ख़त्म किया जाए, जिस कारण योजना के अनुसार सभी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं। अगर उन कमियों को सुधार दिया जाता है, खामियों को रोक करके अच्छा कर दिया जाता है, तो क्या होगा, वो योजना सभी प्रवृत्तियां आगे की ओर बढ़ेगी, यानी उद्देश्य की प्राप्ति होगी, जिससे लक्ष्य प्राप्ति का कार्य क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम अपनी कमियों को ख़त्म ही नहीं करेंगे तो कमियां तो चलती रहेगी और उसका परिणाम क्या होगा कि वो हमारी जो इकाई है वो नुकसान में जा सकती है। ये था हमारा पहला पॉइंट, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। अब दूसरा पॉइंट हमारा प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। व्यावसायिक इकाई की विविध प्रवृत्तियां और कार्य विस्तार, जैसे कि उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण किया जाता है। जो प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का कार्य किया जाता है, यानी जो व्यावसायिक इकाई है उनकी विविध प्रवृत्तियाँ क्या होती है, जो कार्य किया जाता है, क्या क्या कार्य किया जाता है, जैसे उत्पादन करना है, विक्रय करना है, बेचना है, कर्मचारियों लोगों को रखना है, उनसे काम करवाना है, वित्तीय गुणवत्ता क्या है, यानी जो पैसा किस प्रकार से अच्छी तरह से लगाया जाए आदि पर, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, ताकि इन सब चीज़ों में जो भी खामियां हो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए और आगे उत्पादन और नियंत्रण प्रवृत्तियां करके इन पे रोक लगाया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तीसरा है आयोजन प्रभावशाली होता है। निष्णातों के मतानुसार, निष्णात जो महान जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो सूझबूझ हो, अशास्त्री हो, जानकार हो, जिन्हें महान व्यक्ति भी कह सकते हैं, आयोजन मार्ग निश्चित करता है। आयोजन के द्वारा क्या किया जाता है, आने वाले मार्ग, राह को निश्चित किया जाता है, बताया जाता है कि आप इस प्रकार से आयोजन करो। अपन जब भी कोई काम करते हैं तो पहले आयोजन बनाते हैं, भाई ऐसे करेंगे, तो उस समय हमारे पास बहुत सारी समस्याएं नहीं आती, क्योंकि हमारा आयोजन बना है, इस टाइम ये करेंगे, यानी और कितना पैसा किस साइड में लगेगा, किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, तो ये आयोजन मार्ग निश्चित करता है। जबकि नियंत्रण उस मार्ग में प्रवृत्तियों के विचलनों की जांच करके उन्हें सुधारता है। आयोजन का काम तो क्या है कि आने वाले समय में हम पैसा किस प्रकार लगाएं, कर्मचारी किस प्रकार से लगाएं, अपनी कंपनी किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। लेकिन नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रण उसी मार्ग पे, यानी जो आयोजन ने बनाए थे उसी मार्ग पर जो प्रवृत्तियां जो की जा रही है, जो उत्पादन वगैरह, विक्रय, वित्तीय हिसाब किताब जो भी किया जा रहा है, अगर उन प्रवृत्तियों
उनकी फिर जांच करती है। जांच करके जो उनमें जो खामियां होती है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आयोजन तो हमने अच्छा बनाया लेकिन फिर भी हम उद्देश्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे, तो उन सब चीज़ों की जो भी खामियां रह गई थी उनकी जांच पड़ताल की जाती है कि ऐसा हुआ तो क्या कारण है उनके पीछे, उनकी जांच करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार नियंत्रण के द्वारा आयोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति होने से आयोजन सफल हो जाता है। अगर नियंत्रण लगता है तो आयोजन के द्वारा जो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए जो काम किए गए थे तो वो प्राप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है आयोजन, और आयोजन क्या होता है, सफल माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रवृत्तियों के मध्य संकलन। संकलन मतलब आपस में तालमेल बिठाना, जोड़ना। व्यवसायिक इकाई की विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन साधने में नियंत्रण प्रक्रिया सहायक होती है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कोई कमियां रहती है, कोई मनमुटाव रहता है, तो ये जो नियंत्रण लगा करके उनमें जो भी खामियां रहती है उन सब में ये संकलन यानी जो प्रवृत्ति, जो भी काम करने की जो प्रवृत्ति होती है उन पर जो भी जांच पड़ताल करके जब कमियां होती है तो उन्हें हटा करके वापस से उन्हें जोड़ दिया जाता है, यानी वापस से सही कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, नियंत्रण के द्वारा ये सहायक होती है। नियंत्रण के कारण इकाई की सभी प्रवृत्तियों के मध्य संकलन सिद्ध होता है। अगर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर वो संकलन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के मान लीजिए, अगर स्कूल में क्लास में बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं, अगर उन पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता, मान लीजिए उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो न तो वो खुद पढ़ेंगे न वो और किसी को पढ़ने देंगे। तो नियंत्रण का कारण क्या होता है कि उन पर वहीं पे कंट्रोल लगा दिया जाए, उन्हें समझाया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि किसमें क्या गलतियां हैं, उनकी गलतियों को दूर करके उन्हें आपस में संकलन बिठाना, यानी उनमें तालमेल बिठाना, ताकि जो सबका जो लक्ष्य है, आप सबका जो पढ़ने का जो लक्ष्य है उनमें कोई कमी नहीं रहे और आप सब अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको। 5वां पॉइंट है कार्य का मूल्यांकन। इकाई में पूर्व निर्धारित मापदंड अथवा प्रमाणों के द्वारा वास्तविक परिमाण को मापा जा सकता है और कार्य का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इकाई में पूर्व निर्धारित मापदंड, जो पहले से निर्धारित जो मापदंड थे उनमें अथवा जो प्रमाणों के द्वारा वास्तविक परिणाम को भी माना जाता है, यानी अभी वास्तव में कितना परिणाम जो है वो उनको जांचा जाता है, और जो पहले निर्धारित किए गए थे उन परिणामों को भी जांच की जाती है। फिर नियंत्रण के कारण और कार्य का मूल्यांकन, और कार्य यानी आपने क्या निर्धारित किया है और मूल्यांकन की कितना मापदंड में आप काम कर सकते हैं, कितना आपको फायदा होगा, कितना आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर आप वास्तविक परिणाम को भी मान कि वास्तव में कितना है, यानी वास्तविक परिणाम किसको कहते हैं, जो आपके साल भर के जो सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा आपका अपना बचता है वो होता है। तो इन सब कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। 6 पॉइंट है विचलनों को दूर करता है। नियंत्रण सुधार लक्ष्य कार्य। नियंत्रण लगाने का मतलब ही क्या है कि सुधार करना है, यानी कमियों को हटाना है, कमियों को दूर करना है। तो इसका काम क्या होता है, नियंत्रण का सुधारना, यानी अच्छा काम करना, इसका लक्ष्य यही है। इसके द्वारा प्रवृत्तियों में विद्वान विचलनों की जांच की जाती है, यानी जो भी प्रवृत्ति होती है, जो भी उत्पादन में, जो भी कंपनी में, जो भी इकाई में अगर कोई प्रवृत्तियों में कोई कमियां हो जाती है तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है नियंत्रण के माध्यम से। उसके कारण खोज कर सुधारात्मक भी उपाय किए जाते हैं। अब कोई खामियां हैं तो क्यों हैं, उन खामियों को खोज करके, जांच करके कि किस प्रकार से उन कमियों को दूर किया जा सकता है, और खोज कर जांच दूर करके उन्हें सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, यानी सुधारने किस प्रकार से उन्हें सुधारा जाए, इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिससे विचलनों की मात्रा कम हो जाती है। जिससे क्या होती है, जो भी कमियां आती है, खराबी रह जाती है, वो सब भी दूर हो जाती है। 7वां पॉइंट है अधिकार सौंपने के लिए आवश्यक।
अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। अगर किसी को भी अधिकार देते हैं तो उन पर कंट्रोल रखना आवश्यक है, नहीं तो वो तो अपना अधिकार समझ के काम करेंगे नहीं, बोले मेरा अधिकार मैं कर लूँगा, मुझे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। उसके साथ हम अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। कर्मचारी को कार्य सौंपने के पश्चात उनकी देखरेख करने का कार्य उसके उच्च अधिकारी का होता है। यानी कर्मचारी को जो भी काम दिया गया है तो उनसे ऊपर जो भी अधिकारी होगा उन्हें ये काम दिया जाता है कि उनकी देखरेख में कर्मचारी काम करता है कि सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। उच्च अधिकारी अधिकार सौंप सकता है परंतु उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता। उच्च अधिकारी क्या करता है, कर्मचारी का अधिकार तो दे देता है, हाँ अपने हिसाब से काम कर लो, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं सौंप सकेगा। आपका उत्तरदायित्व है नहीं, उसका उत्तरदायित्व अगर उसको सौंप दिया जाएगा तो वो काम सही रूप से नहीं कर पाएंगे। यानी अधिकार तो सौंप दिया जाता है कि अधिकार, अपना अधिकार समझो, अपना काम समझो, खुद का काम समझो, खुद की कंपनी समझो, उसके अनुसार आपको काम करना है। 8वां है भूलों की खोज। जो खामियां हो जाती है, जो कमियां रह जाती है, उनकी जांच पड़ताल। नियंत्रण में अधीनस्थ या कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यानी नियंत्रण में जो अधीनस्थ है, जो अधीन रह करके जो भी कर्मचारी जो भी काम करते हैं, कर्मचारियों या जो भी उसके अधीन रह करके जो भी काम करते हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि वो लोग क्या क्या कार्य और किस प्रकार से काम करते हैं। फिर जो वो काम करते हैं उनकी देखरेख भी की जाती है, जांच पड़ताल भी की जाती है कि कौन कौन कर्मचारी कौन कौन सा काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में परिणाम स्वरूप नियंत्रण द्वारा उनकी भूल, कठिनाई, त्रुटि, विचलनों को खोजकर दूर किया जाए। जिससे क्या होता है कि अब कर्मचारी व्यक्ति है, इंसान से गलतियां होती है, तो जो भी कर्मचारी है, जो भी अधीन रह करके उस वक्त को करते हैं, उत्पादन करते हैं या काम करते हैं, उन पे उनकी जो भूल है, जो कठिनाई हो रही है, जो नहीं हो पा रहा, उनसे जो कठिन लग रहा है या जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन सबको यानी किस प्रकार से उनको दूर किया जा सकता है, ये किसका काम है, ये नियंत्रण का है कि नियंत्रण उन सभी कर्मचारियों की जो खामियां, इन सबको खोज करके जांच पड़ताल करके उनको दूर करती है, जो भी इनकी समस्याएं, जिससे भविष्य में इनका पुनरावर्तन यानी आने वाले समय में इनका वापस से पुनरावर्तन नहीं हो, इनका टाला जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है दीर्घकाल का आयोजन। आयोजन कब का होता है, लंबे समय के लिए बनाया गया होता है। दीर्घकाल की योजनाओं के निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। यानी लंबे समय की जो भी योजनाएं बनाई जाती है, जो भी आयोजन बनाया जाता है, उसके निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में कहीं कुछ गलत काम हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण लगा करके, क्योंकि हमको काम कितना करना है, लंबे समय के लिए करना है, तो जो भी हमारे लंबे समय के बीच में अगर मान लीजिए कोई भी बीच में कठिनाई आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो नियंत्रण उस पर कंट्रोल करके और उन कमियों को दूर कर देता है। नियंत्रण प्रक्रिया के कारण इकाई की वर्तमान प्रवृत्ति के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पर दीर्घ समय के अनुमान लगाए जा सकते हैं। यानी जो वर्तमान में जो चल रहा है और अगर कोई खामियां हो जाती है, तो नियंत्रण क्या करता है, आने वाले समय में ऐसा नहीं हो, लंबे समय के लिए वो अनुमान लगा लेता है कि आने वाले समय में भी ये खामियां आने वाली है, इसीलिए वो क्या करता है कि वहीं पर नियंत्रण लगा करके जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उन सबको वहीं पे दूर कर दिया जाता है। अब है 10वां पॉइंट हमारा है मार्गदर्शन में सहायक। नियंत्रण के द्वारा मार्गदर्शन का कार्य सरल हो जाता है। यानी नियंत्रण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि नियंत्रण इसलिए लगाया गया है कि जो भी खामियां हैं वो दोबारा से आगे नहीं आए। यानी मार्गदर्शन का कार्य सरल हो जाता है। उनको राह बताने के लिए ये काम जरूरी है कि ये खामियां हैं, इन्हें हम दूर कर सकते हैं। नियंत्रण कर्मचारी की देखरेख करता है। यानी नियंत्रण क्यों लगाया जाता है, कर्मचारी की देखभाल के लिए। यानी उनसे होने वाली जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं हैं, उनसे होने वाली कठिनाइयों को जानता भी है। नियंत्रण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि कठिनाई कुछ न कुछ आती है, तभी नियंत्रण लगाया जाता है। और उनको कार्य के लिए मार्गदर्शन और निर्देश भी देते हैं। यानी जो भी व्यक्ति, कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी काम कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन भी दिया जाता है और निर्देश भी दिया जाता है कि आगे आने वाले पुनरावर्तन में ऐसा नहीं हो, जिससे निर्धारित प्रवृत्ति से प्रत्येक प्रवृत्ति होती रहती है। अब 11वां पॉइंट है हमारा
कार्य क्षमता का बैरोमीटर। व्यावसायिक इकाई में अंकुश का कार्य जितना निश्चित होगा उतनी संचालन की कार्यक्षमता भी अधिक होती है। यानी इकाई में क्या किया जाता है, अंकुश का कार्य जितना निश्चित, यानी समय रहते ही अगर निश्चित कर लिया जाए कि इसमें अंकुश लगाना है तो उतना ही संचालन की कार्यक्षमता अधिक होगी, यानी जो कार्यक्षमता संचालन कार्य करने में अधिक सफल होंगे। इसीलिए अंकुश को सरलता की कार्यक्षमता मापने का बैरोमीटर भी कहते हैं। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर यहीं पे, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। आने वाला लेक्चर हम इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।